हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 8 के गणित विषय से संबंधित प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न 10 और 11 को हम लोग आज के इस वीडियो क्लासेज में हल करने वाले हैं। अगर जो भी बच्चे नए होंगे मेरे इस वाले वीडियो पर, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इससे संबंधित कुल जितने भी पहले के प्रश्न है जिससे मैंने पहले वाले वीडियो में कराया है उसको सबसे पहले वो देख लेंगे। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं अपने इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तब चाहे तो दोस्तों वहां से देख सकते हैं। तो आइए हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न 10 में दिए गए जो क्वेश्चन है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सुनिएगा ध्यान से, क्या कहा है। बोला है 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक। 2 अंकों की, तो 2 अंकों की मतलब देखिए 2 अंकों की संख्या का प्रारंभ कहां से होता है और अंत कहां से होता है। देखिए 2 अंकों की जो संख्या का प्रारंभ है दोस्तों वो होता है 10 से, और इसका जो अंत है वो होता है 99 पर, क्योंकि 10 से नीचे की कुल जितनी भी आपकी संख्या है वो अपने एक अंक के रूप में है, और 99 से ऊपर की कुल जितनी भी संख्या है वो अपने 3 अंक के रूप में है। और आपसे कहा जा रहा है 2 अंकों की, तो 2 अंकों की मतलब 10 से लेकर 99 तक का। 10 से लेकर कितना? 99 तक का। 10 और 99 के बीच ना, 10 से लेकर 99 तक कुल जितनी भी आपके संख्या हैं वो सारे के सारे आपके 2 अंकों के रूप में जानी जाएंगी। तो बोला है कि 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक। तो दोस्तों आप लोग तो यहाँ पर निकाल सकते हैं कि दहाई और इकाई क्या कहते हैं। देखिए जैसे कि मान के चलते हैं हमने यहाँ पर लिया है 89, और 89 को दोस्तों तब जब हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। देखिए 89 को तोड़ेंगे तो इकाई दहाई, यानी दहाई पर कौन है, दहाई पर है दोस्तों आपका 8 है, और इकाई पर है दोस्तों आपका 9। यानी इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, समझने प्रयास कीजिएगा। इकाई दहाई यानी 8 गुणा 10 प्लस 9 गुणा 1। तो इकाई वाला अंक है दोस्तों 9 और दहाई वाला अंक है दोस्तों 8। क्यों? क्योंकि 8 दहाई के स्थान पर उपस्थित है और 9 इकाई के स्थान पर उपस्थित है। तो यही क्या है, आपका इकाई और दहाई कहलाता है। तो क्या कहा है कि 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है। इकाई का कितना है? तिगुना है। सबसे पहले हम लोग इतना को समझने का प्रयास करेंगे। अगर इतना का सॉल्यूशन बढ़िया से हो जाता है तब हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कहा क्या है दोस्तों कि 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का कितना है दोस्तों? तिगुना है। तो हमको इससे तो पता चल रहा है कि संख्या का जो दहाई अंक है वो इकाई अंक का तिगुना है। मान के चलते हैं यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 है तो इसका दहाई अंक कितना होगा? क्या बोला है? दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना। तो इकाई अंक का तिगुना कितना होगा? 9 तिया 27। कितना हो जाएगा दोस्तों? 27। तो हमको सबसे पहले ये पता है कि 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक कितना है। अगर दोस्तों हम ये पता कर लेते हैं कि 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक कितना है तो हम इसके दहाई अंक के बारे में क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो सिंपली रूप से हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो इकाइयाँ के स्थानवा पर जो 9 है हमको पता नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं 1 से, और जो दहाइयाँ के स्थानवा पर 8 है ये भी हमको पता नहीं है, तो इसको दोस्तों हम लोग मान लेते हैं y। और इस प्रकार से आपके इकाई का मान मिल गया 1 से और दहाई का मान मिल गया y, और इसी को दोस्तों हम लोग इसे कथन के रूप में लिखकर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो आइए आप लोग इसे देखने का प्रयास कीजिएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, मान लिया कि 2 अंकों की संख्या का इकाई एवं दहाई अंक क्रमशः 1 तथा y है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि मान लिया कि 2 अंकों की संख्या का इकाई एवं दहाई अंक क्रमशः कितना है दोस्तों? 1 तथा y है। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न के अनुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार चूंकि दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है इसलिए दहाई अंक बराबर, दोस्तों दहाई अंक आपने क्या माना है? देखिए दहाई अंक आपने y माना है ना। दहाई अंक कितना है? y। तो इसको लिख सकते हैं दहाई अंक y बराबर इकाई अंक का तिगुना। तो इकाई कितना है दोस्तों? 1 से, तो x का तिगुना कितना होगा? ऐसे लिख सकते हैं x गुणा 3 बराबर 3x। देखिए तो अब यहाँ पर दोस्तों क्या देख सकते हैं कि आपका इकाई अंक कितना मिला है? 1 से, और दहाई अंक कितना मिला है? 3x। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों कि इस इकाई और इस दहाई अंक की सहायता से सबसे पहले हमको मूल संख्या प्राप्त करना है कि इस इकाई और दहाई अंकों की सहायता से जो 2 अंकों की जो मूल संख्या होगी वो कैसी होगी। तो आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रकार इकाई एवं दहाई अंक से बनने वाली मूल संख्या बराबर इकाई के स्थान पर कौन है? तो इकाई के स्थान पर x है ना, तो इसको दोस्तों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं
देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3x, यानी कि दहाई के स्थान पर 3x आ गुणा में कर देंगे दोस्तों यहाँ पर 10 आ प्लस में इकाई के स्थान पर कौन है, x है ना, आ गुना इकाई 1। तो इस प्रकार से आपका जो संख्या बनेगा वो कितना बनेगा दोस्तों, तो आप लोग देखिएगा 3x 10 कितना होता है, 10 तिहाई 30x आ प्लस x को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x बराबर 30x में से एगो x जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 31x। आप देख सकते हैं कि इकाई एवं दहाई अंक से मिलकर जो बनने वाली मूल संख्या है वो कितनी है, 31x। अब हमें क्या करना है, आगे इस प्रश्न को पढ़ने का प्रयास करना है। तो आगे प्रश्न बोला जा रहा है आपसे कि यदि अंक बदल दिए जाए, अब आपके साथ गेम खेल रहा है, मतलब उस समय अंक नहीं बदला था, बस बोला था कि जो दहाई अंक की इकाई का तिगुना है और इसकी सहायता से आपको संख्या का निर्माण करना है। तो हमने आप यहाँ पर संख्या का निर्माण किया, लेकिन अब आगे बोल रहा है कि यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है दोस्तों, आपका मूल संख्या है 31x। अंक बदलने पर जो नया संख्या आएगा वो संख्या जो होगा दोस्तों वो मूल संख्या से 36 कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अंक बदल दिए जाने पर उस संख्या को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए अंक बदलने पर क्या होगा कि दहाई के स्थान पर इकाई वाला अंक आ जाएगा और इकाई के स्थान पर दहाई वाला अंक आ जाएगा, और इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, एक नया संख्या का निर्माण करेंगे। तो लिख सकते हैं चूंकि अंक बदल दिए जाने से इकाई एवं दहाई अंक बराबर कितना होगा, देखिए चूंकि अंक बदल दिए जाने से इकाई एवं दहाई अंक, तो इकाई के स्थान पर कौन होगा, दहाई वाला आएगा। तो दहाई पे कौन है दोस्तों, देखिए दहाई पे कौन है, 3x है ना। तो 3x को हम लोग क्या करेंगे, इकाई के स्थान पर लिखेंगे, और यहाँ पर दहाई अंक है ना, तो दहाई अंक के स्थान पर कौन हो जाएगा, इकाई अंक। तो इकाई अंक क्या है दोस्तों, आपका x ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे x। इस प्रकार अंक बदल दिए जाने से प्राप्त नई संख्या बराबर, देखिए दोस्तों दहाई के स्थान पर दहाई अंक है ना, तो दहाई अंक के स्थान पर कौन आएगा, इकाई अंक। तो इकाई अंक कितना है, x है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दहाई के स्थान पर लिखेंगे x, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए इकाई क्या माने, इकाई 3x को माने, दहाई किसको माने, x को। तो दहाई की जगह पर कौन रखाएगा, तो दहाई की जगह यहाँ पर रखाएगा x आ गुना 10 आ प्लस आ इकाई अंक के स्थान पर कौन है, तो इकाई के स्थान पर 3x है ना, तो इसको हम लोग लिख लेंगे दोस्तों 3x आ गुना 1। अब बनाइए इससे नया संख्या, तो कितना बनकर आएगा, देखिएगा ध्यान से, 10x आ 3x, 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10x आ प्लस 3x बराबर में हो जाएगा दोस्तों 10 और 3 कितना होता है, 13x। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 13x। अब क्या कहा है आपका प्रश्न में, बोला है कि यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिखने का प्रयास करेंगे, चूंकि अंक बदल दिए जाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। तो लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर प्राप्त संख्या बराबर मूल संख्या कितना कम हो रहा है दोस्तों, 36 ना, तब माइनस में लिख देंगे 36। तो आगे तो आप लोगों को दिखेगा नहीं, तो इसे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्राप्त संख्या कितना है दोस्तों, प्राप्त संख्या है आपका 13x, तो हम लोग लिख लेते हैं 13x। और जो आपका मूल संख्या है वो कितना है दोस्तों, 31x। तो इसे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 31x। कितना कम हो रहा है, तो -36। तो लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, देखिए 13x प्लस 31x है, इधर जाएगा तो कितना बचेगा, -31x इक्वल टू -36। अब देखिएगा आप लोग ध्यान से, 31x में से 13x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18x, ठीक। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों 18x। 31 बड़ा है तो इसका चिन्ह आएगा माइनस, और यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग -36। तो यहाँ पर माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे और 36 को हम लोग 18 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा दोस्तों, 2 बार में ना। तो 2 बार में हम लोग क्या करते हैं, कटा देते हैं, 18 दूनी 36। इसलिए x का जो मान होगा दोस्तों वो निकल कर आ जाएगा 2, और हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 2। अब आप ये देखिए कि आपने x क्या माना है, आपने दोस्तों x इकाई अंक माना है, और हम इसी की सहायता से क्या करेंगे, जो मूल संख्या है उसको निकालने का प्रयास करेंगे। तो मूल संख्या कितना है, देखिए मूल संख्या कितना लाए हैं हम लोग,
मूल संख्या लाए दोस्तों 31x, तो लिखेंगे अतः मूल संख्या 31x बराबर 31 गुणा x बराबर कितना है दोस्तों 2 है ना, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2, 31 को हम लोग 2 से गुणा कर लेंगे तो 31 दूनी कितना आएगा 62, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं 62 लिख लेते हैं। और यही दोस्तों आपको संख्या ज्ञात करना था, वह संख्या ज्ञात कीजिए और इस प्रकार से आपका जो हल है वह निकल कर आ गया। ठीक है, तो आपको दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा कि इसका हम सोल्यूशन किस प्रकार से क्या कर सकते हैं। अगर चाहिए दोस्तों आपको नया संख्या प्राप्त करने की तो आप नया संख्या भी निकाल सकते हैं। यानी x का मान है 2, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे 13 से गुणा कर देंगे तो नया संख्या कितना निकल कर आ जाएगा 26। कितना निकल गया दोस्तों 26। देखिए 62 में जो 6 और जो 2 अंक है उसको बदल दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 26। तो इस प्रकार से ये जो मान है वो किसका हो गया नया संख्या का। तो दोस्तों आपका जो प्रश्न 10 है उसका सोल्यूशन खत्म हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों प्रश्न 11 को हल करने का प्रयास करते हैं। तब तक क्या कीजिए दोस्तों कि आप लोग इसे उतार लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं प्रश्न 11 को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, प्रश्न 11 में बताया गया जो भी स्थिति है दोस्तों सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं कि आपका जो प्रश्न 11 है वो कहा क्या है। अगर दोस्तों इसको हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो हम प्रश्न 11 को बिल्कुल सरल तरीके से क्या कर सकते हैं इसका सोल्यूशन हम कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो प्रश्न 11 है वो आपसे कह क्या रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों आप लोग ध्यान से, प्रश्न 11 को बोला है आपसे एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। धारा की दिशा कहने का मतलब कि जब किसी भी पानी में मतलब जो बहता हुआ पानी होता है तो जो बहता हुआ पानी में जो पानी बहता है जो पानी का प्रवाह होता है उसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं धारा बोलते हैं। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि जो ये प्रवाह हो रहा है मान के चलते हैं कि धारा की दिशा इधर है, मतलब जिधर पानी बह कर जाती है वही क्या होती है उस जल की उस नदी की धारा की दिशा होती है। तो धारा की दिशा आप समझ रहे होंगे जिसमें जल का प्रवाह जिस दिशा में होता है उसी को हम लोग बोलते हैं धारा की दिशा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये डिनोट किया है कि इस चित्र में जो नाव की धारा की दिशा है वो इस दिशा की तरफ है और जो इसकी विपरीत दिशा है वो इस तरफ है, यानी कि इसका उल्टा क्या होगा इसी तरफ होगा ना। तो विपरीत दिशा कहने का मतलब जिधर धारा बिल्कुल भी नहीं है, यानी जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो वो धारा की दिशा कहलाती है और जब हम धारा की दिशा में नहीं चलते हैं तो वो धारा की विपरीत दिशा कहलाती है। और रहा बात 2 घाटों, तो 2 घाटों, घाट का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, देखिएगा ध्यान से घाट का मतलब क्या होता है। मान के चलते हैं कि यहाँ पर ये क्या है एक नदी है और इस नदी के 2 किनारे हैं जिसमें से ए किनारा क्या है ए और ए किनारा क्या है बी, और ए और बी दोनों किनारों के बीच में क्या हो रहा है नदी के जल का प्रवाह हो रहा है। तो दोस्तों जो आप ए और बी ये जो आप 2 किनारा देख रहे हैं इसी किनारों को हम लोग इस नदी का तट कहते हैं और यही तट आपके घाट के रूप में जानी जाती है। यानी कि अगर आपको ए तट से बी तट की ओर जाना है तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि ए घाट से बी घाट या फिर बोल सकते हैं बी घाट से ए घाट है। तो वही चीज यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में, धारा कहने का मतलब कि यहाँ से हमको यहाँ पहुँचना है तो नदी की धारा कैसा होगा, यानी कि वो जो धारा की दिशा होगा वो बी घाट की ओर होगा, यानी ऐसे ऐसे, यानी बी घाट की ओर होगा क्योंकि एक घाट से चलना प्रारंभ करिए कौन नाव, और तो धारा की दिशा कैसा है बी घाट की ओर है। तो एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। धारा की विपरीत दिशा, विपरीत का मतलब दोस्तों जिधर धारा नहीं है जल की उसी को बोलते हैं हम लोग धारा की विपरीत दिशा। तो धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल है उन दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों घाटों मतलब कि ए और बी के बीच जो दूरी है वो आपको निकालना है और साथ ही आपको ये बताना है कि जो नाव की चाल है वो शांत जल में कितना है। शांत जल का अभिप्राय इस तथ्य से है जिस जल में कोई भी प्रवाह नहीं होता है, जिस जल में कोई भी बहाव नहीं होता है उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं शांत जल। जैसे कि कुआं का पानी देख सकते हैं, तालाब पोखरे का पानी देख सकते हैं, उसका पानी स्थिर रहता है, वो बिल्कुल भी बहता होता नहीं है, तो वही क्या कहलाता है शांत जल। तो जब दोस्तों शांत जल में आपका नाव चलेगा तो किस चाल से चलेगा, वो अपनी चाल से चलेगा, चाहे उसकी चाल दोस्तों 5 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर हो, 15 किलोमीटर हो, 50 किलोमीटर हो, जो भी किलोमीटर हो पर घंटा के हिसाब से वो उसकी अपनी चाल होगी। लेकिन अगर हम धारा की दिशा लेते हैं, धारा की दिशा में
जो धारा यानी जो पानी का बहाव होता है, तो पानी बहाव का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि पानी गति कर रही है। तो जब ये पानी गति कर रही है तो इसकी भी कोई ना कोई क्या होगी, चाल होगी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है क्वेश्चन में कि जो धारा की चाल वो कितना दिया गया है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कि जो नाव के धारा की जो चाल है वो 1 घंटा में 1 किलोमीटर की क्या करती है, दूरी तय करती है। इसीलिए यहाँ पर 1 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से क्या किया गया है, यहाँ पर बताया गया है। तो मान के चलते हैं दोस्तों, हम लोग मान लेते हैं कि शांत जल में यानी जिस जल में नदी के जल का प्रवाह नहीं है उस जल में नाव का जो चाल है वो कितना है दोस्तों, 1 किलोमीटर पर घंटा मान लेते हैं। मान के चलते हैं कि 1 किलोमीटर पर घंटा यानी 1 घंटा में जो नाव है वो शांत जल में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये जो दूरी है दोस्तों वो क्या है, अपनी है, किसकी, नाव की। लेकिन जब यही नाव शांत जल से हटकर धारा की दिशा में क्या होती है, अपनी दूरी तय करने लगती है, तो उसकी जो चाल होती है दोस्तों, उसकी चाल में धारा के भी चाल ऐड हो जाता है। यानी वो अपने तो चल ही रहा है लेकिन साथ ही साथ उसका जो धारा है, नदी का जो धारा है वो भी क्या रहा है, वो भी बह रहा है, जो उसको पहुंचाने में क्या करेगा, मदद करेगा। कब, जब धारा की चाल नाव की चाल में ऐड होगा तब। तो इसको दोस्तों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 किलोमीटर पर घंटा, और धारा की चाल क्वेश्चन में दिया है 1 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 1 किलोमीटर पर घंटा। बात को समझ रहे हैं। तो 1 किलोमीटर पर घंटा प्लस 1 किलोमीटर पर घंटा, ये क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में नाव की चाल। अब हम दोस्तों बात करते हैं धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। विपरीत दिशा यानी कि जो नाव है वो ए तट से होकर बी तट पर पहुंच गया, फिर अब उसको बी तट से ए तट की ओर जाना है। तो बी से जब वो ए तट की ओर आएगा तो क्या उसको धारा की चाल मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि जब ए से वो बी तट की ओर आ रहा था तो नदी का प्रवाह किधर था, बी तट की ओर। लेकिन और जब उसे बी तट से ए तट की ओर जाना है तो जो नदी का प्रवाह है वो ए तट की ओर थोड़ी ना है, बी तट की ओर है ना। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि जो नाव की चाल होगी उस नाव के चाल में से धारा की जो चाल होगी वो घटती जाएगी। जितना घंटा उसका किलोमीटर क्या होगी, चाल होगी। तो इसका जो चाल है धारा की चाल वो कितना है, 1 किलोमीटर पर घंटा। और जो हमने शांत जल में नाव की चाल माना है वो कितना माना है दोस्तों, 1 किलोमीटर पर घंटा। तो 1 किलोमीटर पर घंटा में से 1 किलोमीटर पर घंटा क्या होगा, इसमें से माइनस होता रहेगा। क्यों, क्योंकि जब यह धारा की विपरीत दिशा में दूरी तय करेगी तो इसके चाल में से धारा के चाल में क्या होगा, परिवर्तन होगा, यानी कि उसमें घटाव होगा, अंतर होगा। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसी की सहायता से इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पर आपका धारा की चाल देवे किया है और आपको धारा की दिशा में समय देवे किया है, कितना लग रहा है एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में, और फिर धारा के विपरीत दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में जितना समय लगता है वो आपको देवे किया है। बस दोस्तों हमको यही पता नहीं है कि शांत जल में नौवा का चलवा कितना है, हमको ये दोस्तों बिल्कुल ही पता नहीं है। तो जब दोस्तों हमें ये पता है ही नहीं कि शांत जल में नाव की चाल कितना है, तो इसी की दोस्तों हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है दोस्तों, 1 किलोमीटर पर घंटा। और उसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। तो आइए आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। लिखेंगे, मान लिया कि शांत जल में नाव की चाल 1 किलोमीटर पर घंटा है, तो क्या होगा दोस्तों, लिख सकते हैं, इसलिए धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर, देखिएगा धारा की दिशा में नाव की चाल, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब धारा की दिशा में नाव चलेगा तो शांत जल में जो नाव की चाल थी उसको लेंगे। तो कितना है दोस्तों, 1 किलोमीटर पर घंटा ना, तो इसको लिख लेंगे। आप प्लस में जो धारा की चाल है, तो धारा की चाल कितना है दोस्तों, 1 किलोमीटर पर घंटा, तो उसको क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर लेंगे, तो हो जाएगा प्लस 1 किलोमीटर पर घंटा। और इसे दोस्तों हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए x + 1 × किलोमीटर पर घंटा। यहाँ पर x के साथ भी किलोमीटर पर घंटा है और 1 के साथ भी किलोमीटर पर घंटा है, किलोमीटर पर घंटा है, तो ये दोनों क्या कर सकते हैं, हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तथा धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर, देखिए धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितना होगा दोस्तों, जितना शांत जल में नाव की चाल है ना उसमें से धारा की चाल घट जाएगी। तो शांत जल में नाव की जो चाल है दोस्तों वो है आपका 1 किलोमीटर पर घंटा, अब माइनस में हो जाएगा 1 किलोमीटर पर घंटा जो आपके धारा की चाल है। तो इसे भी दोस्तों क्या कर सकते हैं, हम इस स्वरूप में लिख सकते हैं, यानी कि x -
1 इंटू किलोमीटर पर घंटा। अब देखेंगे दोस्तों कि धारा की दिशा में नाव द्वारा एक घाट से दूसरे घाट तक चलने में लिया गया कुल समय कितना है। तो देख सकते हैं प्रश्न में कि एक घाट से दूसरे घाट तक धारा की दिशा में लिया गया जो समय है नाव द्वारा वो है दोस्तों टोटल 9 घंटा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि धारा की दिशा में नाव द्वारा लिया गया समय बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए कितना दिया है 9 घंटा ना, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 9 घंटा। इसलिए देखिएगा आपका चाल देवे किया है, आज समय आपका देवे किया है, हमें दोस्तों दूरी बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जो दूरी है हम एक भौतिक राशि के सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो चाल होती है वो दूरी और समय के अनुपात के बराबर होती है, यानी चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो दोस्तों आपका चाल देवे किया है धारा की दिशा में कितना है और धारा की विपरीत दिशा में कितना है और समय आपका देवे किया है और हमको दूरी यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो हमको जो दूरी है वो कैसा निकालना है दोस्तों, धारा की दिशा में निकालना है। तो धारा की दिशा में दूरी निकालने के लिए हम धारा की दिशा में चाल को धारा की दिशा में लेकर कुल समय से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमको धारा की दिशा में तय की कुल दूरी का मान निकल जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल कितना दिया है दोस्तों आपका x + 1 किलोमीटर पर घंटा, किधर धारा की दिशा में समझकर, ठीक है। आगुना समय कितना है दोस्तों, समय दिया गया है धारा की दिशा में 9 घंटा, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 9 आवर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा आपका टोटल मान 9 इंटू x + 1 किलोमीटर। अब आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पर घंटा था, यहाँ पर भी घंटा था और यहाँ पर केवल किलोमीटर बच गया, तो ये घंटावा कहाँ गया। तो दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा कहने का मतलब कि किलोमीटर बटा में घंटा। और यहाँ पर आपने क्या किया है 9 घंटा से गुणा किया है, तो घंटा घंटा जब कट जाएगा तो किलोमीटर ना बचेगा, इसीलिए दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया है किलोमीटर लिख दिया है। और हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार से क्या लिखेंगे कि धारा की विपरीत दिशा में नाव द्वारा लिया गया समय तो कितना है, तो 10 घंटा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखने का प्रयास करेंगे, तथा धारा की विपरीत दिशा में लिया गया समय बराबर 10 घंटा। इसलिए लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए दूरी बराबर चाल गुणे समय है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे दूरी बराबर चाल गुणे समय। धारा की विपरीत दिशा में चाल कितना है, तो x - 1 किलोमीटर पर घंटा, तो लिख लेंगे। आज समय कितना है, धारा विपरीत दिशा में लिया गया समय कितना है 10 घंटा, तो इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 10 घंटा, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग x - 1 किलोमीटर पर घंटा को 10 घंटा से गुणा करेंगे तो आपका मान टोटल निकल के कितना आ जाएगा 10 इंटू x - 1 किलोमीटर। और यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों, घंटा घंटा कट जाएगा। जिस प्रकार से आपने यहाँ पर समीकरण 1 माना है उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग यहाँ पर समीकरण 2 मान लेंगे। अब आगे कैलकुलेशन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मिटाकर समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा दोस्तों आप लोग ध्यान से, यहाँ पर जो दूरी है समीकरण 1 में देखिएगा जो दूरी है वो इतना के बराबर है और यहाँ पर जो दूरी है वो इतना के बराबर है। कहने का मतलब कि ये दूरी इसके बराबर है और ये दूरी इसके बराबर है। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अपना मन से इन दोनों को बराबर नहीं कर देना है, देखना है कि हम इसको बराबर कैसे कर सकते हैं, यही तो हमें सीखना है। हमें इसका कैलकुलेशन करके आंसर नहीं लाना है, हमें ये जानना है कि ऐसे ऐसे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसे हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, इनका सोल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। वह इसीलिए दोस्तों मैं आप लोग को बिल्कुल बारीकी से समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आप लोग ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल सरल तरीके से हल करके इनका सोल्यूशन आप लोग प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों जब दूरी का मान इतना है और इस दूरी का मान इतना है और ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रकार से लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार 9 इंटू x + 1 किलोमीटर बराबर 10 इंटू x - 1 किलोमीटर। साइड में दोस्तों लिख लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, क्योंकि समीकरण 1 और 2 अपने माना है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए दोस्तों
यहाँ पर जो किलोमीटर है और जो किलोमीटर है दोनों क्या है, गुणा के रूप में है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कटा देंगे। और आगे जब हम लोग 9 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारा मान मिलेगा 9x, और 9 एकम हो जाएगा दोस्तों 9, और बराबर में 10 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 10x, अब माइनस हो जाएगा 10। देखिएगा यहाँ पर 9x है अब प्लस 9 इक्वल टू 10x माइनस 10 है। तो क्या करते हैं दोस्तों, सिंपली रूप से कि हम 9 की तरफ माइनस 10 को ट्रांसफर कर लेते हैं, क्योंकि माइनस 10 भी अचर है और 9 भी अचर है, तो ये दोनों अचर राशियां अपने एक पक्ष की ओर हो जाएंगी। 9x से आपका अचर राशि है और 10 से क्या आपका अचर राशि है, तो 10x की तरफ क्या करेंगे, हम लोग 9x को ट्रांसफर कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, x का मान, इसलिए x बराबर हो जाएगा, देखिएगा आप लोग, जब 10x में से दोस्तों 9 को 1 से घट जाएगा तो x बच जाएगा केवल, और हम 10 में 9 को जोड़ेंगे तो हमारा जो मान मिलेगा दोस्तों वो आ जाएगा निकल कर 19। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि आखिर हमने ये x माना क्या था। तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि हमने x माना था शांत जल में नाव की चाल, और आपको निकालना भी है प्रश्न में कि शांत जल में नाव की चाल और दोनों घाटों के बीच की दूरी। तो दोस्तों हम लोग इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, अतः शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर घंटा बराबर 19 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, यानी कि शांत जल में जो नाव की चाल है वो 1 घंटा में 19 किलोमीटर है। तथा अब क्या करेंगे दोस्तों, दोनों घाटों के बीच की दूरी निकालेंगे, तो लिखेंगे तथा दोनों घाटों के बीच की दूरी। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो नाव है वो एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में चाहे वो कम समय ले या अधिक समय ले, चाहे वो कम दूरी तय करे या अधिक दूरी तय करे, लेकिन दोनों घाटों की जो बीच की दूरी है वो कब बदलेगा। मान के चलते हैं कि दोनों घाटों की जो बीच की दूरी है वो है दोस्तों 10 किलोमीटर। तो ये कम के समय के साथ क्या करें, अपनी दूरी तय करें, या अधिक समय के साथ अपनी दूरी तय करें, लेकिन ये जाएगा कितना, 10 किलोमीटर दूरी तय करेगा ना। यानी दोनों घाटों के बीच की जो दूरी है वो परिवर्तन थोड़ी ना होगा, उनकी जो दूरी होगी वो दोस्तों निश्चित ही रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, इसका चेंजिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से आप लोग अगर आपको दो घाटों के बीच की दूरी निकालना है तो आप समीकरण 1 या समीकरण 2 इन दोनों में से किसी को भी अगर आप दोस्तों ले लीजिएगा तो आप इन दोनों घाटों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां पर समीकरण 1 को ही क्या करते हैं, लेकर चलते हैं। तो समीकरण 1 पे क्या है दोस्तों, 9 इंटू एक्स प्लस 1 किलोमीटर ना, तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं 9 इंटू एक्स प्लस 1 किलोमीटर। आई इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 9, एक्स के मान कितना है, एक्स के मान 19 है ना, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 19 प्लस 1, किलोमीटर है तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे किलोमीटर। तो 9 और 19 से कितना होता है, 20 किलोमीटर। अब 20 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 9 18 इन 0, 180 किलोमीटर। और यही दोस्तों आपका निकल कर आ जाएगा आंसर। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपके प्रश्न 11 का जो सॉल्यूशन है वो हमें बिल्कुल सरल तरीके से प्राप्त हो चुकी है। हालांकि दोस्तों हमको थोड़ा समझाने में काफ़ी समय लेना पड़ता है, लेकिन मैं समझाता आप लोग को इसलिए हूँ दोस्तों ताकि ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दोबारा मिले तो आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या कर सके, हल कर सके, आपको कहीं पर भी घबराना ना पड़े। इसलिए दोस्तों मैं आप लोग को बिल्कुल सरल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नावली 2.3 में कुल जितने भी प्रश्न थे उन सबका सोल्यूशन दोस्तों मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से करा दिया है। आगे का जो आपका अध्याय तो 3 है ज्यामितीय आकृतियों की समझ, तो उसे दोस्तों मैं आप लोगों के लिए अगले वीडियो में लेकर आऊंगा और आप लोग समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसमें बताया गया प्रश्नों का सलूशन आपको अगर समझ में आया है तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो वही अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।